powered by Zeppe. जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, क्या ये 2009 में ही इसका पता लगा जब बिटकॉइन इजाद हुआ? तो पहले कहते हैं ना कि मुर्गी आई या अंडा आया, तो मैं ये समझना चाहता हूँ क्या दोनों साथ में आए, या पहले ब्लॉकचेन आई बाद में बिटकॉइन आया, या ब्लॉकचेन पहले से ही एग्जिस्ट करती थी? और अगर पहले से एग्जिस्ट करती थी तो क्या कभी किसी के दिल में ख्याल नहीं आया कि ब्लॉकचेन के ऊपर बिटकॉइन जैसी चीज बन सकती है, या कभी अटेम्प्ट नहीं हुआ इसके ऊपर? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि साझा बही खाता बनने के लिए बिटकॉइन सिस्टम के अंदर बहुत सारी नोड्स को एग्री करना पड़ता है कि कौन सी ट्रांजैक्शंस वेरीफाई होंगी और किससे ब्लॉक बनेगा। तो ये जो साझा बही खाते के पीछे का जो कंसेंसस है, जो कंसेंसस सिस्टम है, ये कंसेंसस सिस्टम असल में एक बहुत बड़ी कंप्यूटर साइंस की प्रॉब्लम रहा है, जिसको कहते हैं बाइजेंटाइन जर्नल्स प्रॉब्लम। मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, पर बाइजेंटाइन जर्नल्स प्रॉब्लम की पहली बार निशानदेही 1982 में हुई थी। और 1982 में जब बाइजेंटाइन जर्नल प्रॉब्लम नाम का एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च पेपर सामने आया, तो दुनिया में पहली बार लोगों ने ये बात डिस्कस करनी शुरू की कि डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क बनाया जा सकता है। और डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क बनाने के का मतलब ये था कि आज एक कंप्यूटर है, वो कंप्यूटर के अंदर मान लीजिए आपने 8 GB की रैम लगाई हुई है, उसमें 500 GB की आपने हार्ड डिस्क लगाई हुई है। पर जैसे जैसे आपके कंप्यूटर की कंप्यूटेशन की रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी, आप हार्डवेयर को अपग्रेड करते जाएंगे। 8 GB से हो सकता है 16 GB कर दें, 16 GB से 32 GB कर दें। पर एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आप उस हार्डवेयर की वर्टिकल स्केलिंग नहीं कर सकते, वो बहुत महंगी पड़ेगी। तो उसका मतलब ये है कि आप उसकी हॉरिजॉन्टल स्केलिंग करेंगे। तो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग का मतलब है कि अगर एक महंगा कंप्यूटर हार्डवेयर बनाने की बजाय अगर 10 सस्ते कंप्यूटर सिस्टम्स को आपस में कनेक्ट कर दिया जाए और नेटवर्क की कंप्यूटेशन की रिक्वायरमेंट डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाए, तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की जो जरूरत थी ये 1980-82 के आसपास शुरू हो गई थी। पर एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम बनाना अपने आप में बहुत मुश्किल काम होता है। मुश्किल काम इसलिए कि मान लीजिए अगर आपने 100 डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर्स यूज किए हैं, तो उसमें से हो सकता है कुछ खराब हो जाए, कहीं पर बिजली की समस्या आ जाए। तो ये 100 के 100 डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स इकट्ठे काम कैसे करेंगे, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल था। तो इसके पीछे एक सेंट्रलाइज सर्वर का इस्तेमाल किया जाता था और कंसेंसस हासिल करने की कोशिश की जाती थी। तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड था पर डिसेंट्रलाइज्ड नहीं था। और बिटकॉइन की दुनिया से पहले बिटकॉइन के कंसेंसस को कहते हैं नाकामोटो कंसेंसस। तो बिटकॉइन के नाकामोटो कंसेंसस से पहले भी कंसेंसस सिस्टम्स थे जो डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क्स को आपस में जोड़ते थे। पर प्रॉब्लम क्या थी कि वो उसके अंदर बहुत ज्यादा कंप्यूटर्स को आप नहीं कनेक्ट कर सकते थे। मान लीजिए 500 तक को आप कनेक्ट कर सकते हैं, पर वो कहीं ना कहीं सिंगल पार्टी के कंट्रोल में ही रहते थे, डिसेंट्रलाइज्ड नहीं होते थे। बिटकॉइन ने 2008 में जो प्रपोज किया वो आइडिया ना केवल एक डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क का था, बल्कि वो एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम का भी था। हालांकि 1982 से बहुत सारे लोगों ने उस डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क को डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क बनाने की कोशिश जरूर की थी, पर उस सतह तक पहुंचे नहीं थे। तो बिटकॉइन एक पहला नेटवर्क था जो उस लेवल तक पहुंचा। तो एक तरह से अगर मैं कहूं तो कि जैसे एवरेस्ट फतेह करने वाली बात थी, तो जो पहली बार एवरेस्ट फतेह करेगा वो जाना जाएगा। तो बिटकॉइन ने डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क्स के अंदर की ये जो बाइजेंटाइन जर्नल प्रॉब्लम थी, इसको डिसेंट्रलाइज लेवल पर पहली बार हासिल किया। और यही इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि ये उपलब्धि इंसानियत के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव लेके आने वाली थी। क्योंकि कंप्यूटर साइंसेस के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क्स का कंसेंसस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आप बड़े सिस्टम्स अगर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क्स का होना बहुत
बहुत जरूरी है। जैसे आज आपकी गूगल है, आपका फेसबुक है, आपका अमेज़न है, ये सब के सब डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क्स के ऊपर ही काम कर रहे हैं। तो बिटकॉइन ने उससे एक कदम आगे जाके डिस्ट्रीब्यूटेड को डिसेंट्रलाइज्ड भी कर दिया। तो ये एक ऐसी अचीवमेंट थी जो अचीवमेंट कंप्यूटर साइंसेस के इतिहास में पहले नहीं हुई थी, इसलिए ये विलक्षण है। राइट।